इसमें हम लोग महाकुंभ 2025 के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये मिथक था या इसकी वास्तविकता क्या थी और इसका महत्व क्या था। तो अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर 23 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के मध्य जो है पवित्र महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो ये जो है गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर किया गया था। गंगा, यमुना, सरस्वती के जो है संगम पर इसका आयोजन जो है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में जो है किया गया था। तो इसी पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है पवित्र महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो पहले हम लोग जो है महाकुंभ 2025 के बारे में जानते हैं। तो यह एक जो है पवित्र तीर्थ यात्रा और आस्था का उत्सव है जिसका वर्णन हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। तो इसको जो है पवित्र तीर्थ यात्रा माना जाता है। ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा होता है और इसकी चर्चा जो है हिंदू के पौराणिक यानी जो प्राचीन कथा है उसमें इसका वर्णन किया गया है। और हिंदू के जो प्राचीन कथा है उसके अनुसार कुंभ उस दिव्य पात्र का रूप है जो सागर मंथन के दौरान अमृत पात्र के रूप में निकला था। यानी कि हिंदू की जो कथा है उसके अनुसार कुंभ जो है वह दिव्य पात्र का रूप है जो सागर मंथन के दौरान अमृत पात्र के रूप में निकला था। यह पात्र अपने भौतिक रूप से परे जाकर मानव शरीर और आध्यात्मिक जागृति की खोज का प्रतीक है। इसलिए जो है महाकुंभ को एक पवित्र तीर्थ यात्रा या आस्था का उत्सव माना जाता है। यह जो है स्वयं की खोज है, आत्मा की शुद्धि है और साझा मानवता का भी उत्सव है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। ये जो है 45 दिवसीय उत्सव में जो है 65 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्र के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। 12 साल में एक बार पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है और ऐसे में जब 12 बार पूर्ण महाकुंभ लगता है तब उसे जो है महाकुंभ कहा जाता है। 12 साल में जो है एक बार पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है और जब 12 बार पूर्ण महाकुंभ लग जाता है तो उसे जो है महाकुंभ कहा जाता है। तो जब 12 बार पूर्ण कुंभ लगता है तो उसे महाकुंभ कहा जाता है। इस कारण से महाकुंभ का आयोजन जो है 144 सालों में जो है एक बार होता है। इनके 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है और ऐसे में जब 12 बार पूर्ण कुंभ लगता है तो उसे महाकुंभ कहते हैं और इस कारण से महाकुंभ का आयोजन 144 सालों में एक बार होता है। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं। एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ये 4 प्रकार के कुंभ मेले होते हैं। केवल प्रयागराज में आयोजित कुंभ 12 वर्ष बाद को ही पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है और अर्ध कुंभ जो है वो 6 वर्ष बाद केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किए जाते हैं और नासिक और उज्जैन में आयोजित कुंभ को जो है सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। तो ये महाकुंभ के बारे में था। इसके अलावा जो है कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के बीच घूमता रहता है। जैसे हरिद्वार जो है वहां पे वो उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और औदृश्य सरस्वती के संगम पर जो है ये 4 तीर्थ स्थलों का आयोजन होता है। इसको जो है ज्ञान का संगम भी कहा जाता है। यह पर्व खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपरा तथा सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है। हाथी, घोड़े, रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस निकाला जाता है जिसे पेशवाई कहते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर शाही स्नान का आयोजन भी किया जाता है और शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। वर्ष 2025 में महाकुंभ के साथ ही कल्पवास
का भी आरंभ हो गया था और ये कल्पवास जो है 13 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक था। इसे आध्यात्मिक विकास और शुद्धि का सर्वोच्च साधन माना जाता है और इसमें पूरे 1 महीने तक संगम तट पर रहकर वेदाध्ययन, ध्यान, पूजा में संलिप्त रहना होता है। कुंभ मेले के अनुभव का केंद्र पवित्र नदियों, विशेष रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती में पवित्र स्नान लगाने का अनुष्ठानिक कार्य है। कुछ विशेष मुहूर्तों पर अमृत स्नान का भी आयोजन किया जाता है, जैसे कि जो पौष पूर्णिमा है वो 13 जनवरी 2025 को आयोजन किया गया था। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को। तो इस तरह से जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया था। महाकुंभ जो है वो अनेकताओं में एकता का भी प्रतीक है। यह आत्माओं का संगम भी माना जाता है। कुंभ मेले एक अनूठे ताने बाने की तरह है, जहां विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के धागे सहजता से आपस में जुड़े होते हैं। यह विविधता में एकता के सिद्धांत का प्रमाण है। तीर्थयात्री चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, आध्यात्मिकता के इस उत्सव में एक साथ आते हैं तथा सामाजिक सीमाओं से परे भाईचारा की भावना को बढ़ावा भी देता है। इसके अलावा जो है ऐतिहासिक मिथक है और इसका महत्व क्या है, तो महाकुंभ मेले की तीर्थ यात्रा पर सबसे पहला संदर्भ हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। हालांकि पहला प्रत्यक्ष लिखित प्रमाण भागवत पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में सागर मंथन नामक एक दिव्य घटना का वर्णन है, जिसे महाकुंभ मेले की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में उल्लेख किया गया है। इस सागर मंथन के दौरान अमरता का अमृत युक्त एक बर्तन यानी कि कुंभ निकला और उसी से जो है इस कुंभ का नाम पड़ा था। और इस कुंभ से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, जो उन स्थानों को चिन्हित करती है जहां पर वर्तमान में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और पुराणों के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसका प्राचीन संदर्भ क्या है, तो भागवत पुराण के पश्चात कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक संदर्भ मौर्य और गुप्त काल के दौरान मिलता है। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि महाकुंभ मेले ने अपने शुरुआती रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थलों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाने वाला गुप्त वंश ने कुंभ की स्थिति को एक पवित्र सभा के रूप में सम्मानित किया। चीनी यात्री हुएनसांग, जो 629 से 645 के बीच में थे, उन्होंने अपनी 7वीं सदी की रचनाओं में कुंभ मेले में आस्था और वाणिज्य के इस संगम का दस्तावेजीकरण किया है। हुएनसांग के अनुसार कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयागराज में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वो अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दिया करते थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार आदि शंकराचार्य द्वारा आधुनिक महाकुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। मध्यकालीन शाही संरक्षण और समृद्ध परंपराएं हैं। मध्यकाल में महाकुंभ मेला शाही संरक्षण और सांस्कृतिक परंपराओं के उत्कर्ष के साथ एक भव्य उत्सव बन गया। दक्षिण में चोल एवं विजयनगर राजवंशों और उत्तर में दिल्ली संतलन तथा मुगल साम्राज्य ने कुंभ मेले को बढ़ावा दिया और समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि अकबर जैसे सम्राटों ने धार्मिक सहिष्णुता की भावना का प्रदर्शन करते हुए कुंभ मेले के उत्सवों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। मुगल शासकों ने घाटों के निर्माण और पवित्र स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दिया। वर्ष 1565 में एक ऐतिहासिक समझौते में अकबर ने नागा साधुओं को महाकुंभ मेले में शाही प्रवेश के जुलूस का नेतृत्व करने का अधिकार दिया था। तो ये अधिकार वहीं से मिला था। इसके अलावा जब औपनिवेशिक युग आया, यानी कि ब्रिटिश अवलोकन दस्तावेजीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक जेम्स प्रिंसेप जैसे उल्लेखनीय हस्तियों ने 19वीं शताब्दी में महाकुंभ मेले का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें अनुष्ठानिक प्रथाओं, विशाल सभाओं
और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का विवरण दिया गया है। ये ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण कुंभ मेले के अस्थायी महत्व और समय की कसौटियों पर खरा उतरने की उसकी क्षमता को समझने में हमारी मदद करते हैं। स्वतंत्रता के बाद पुनरुत्थान आया, तब राष्ट्रीय एकता का यह प्रतीक बन गया। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ कुंभ मेले ने राष्ट्रीय एकता और पहचान के प्रतीक के रूप में एक नया महत्व प्राप्त किया। स्वतंत्र भारत की सरकार ने महाकुंभ के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को पहचाना और इसके आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। महाकुंभ मेला भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने का एक मंच बन गया, जिसमें विभिन्न राज्य इस आयोजन में भाग लेते हुए अपने क्षेत्रों की अनूठी कला, संस्कृति और नृत्य प्रस्तुत करते थे। महाकुंभ मेला अपने धार्मिक महत्व से परे एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में विकसित हुआ, जिसने राष्ट्र की विविधता और एकता का जश्न मनाया। ये एक जीवंत विरासत है। समकालीन युग में कुंभ मेला एक वैश्विक घटना में बदल गया है। महाकुंभ मेले में विदेशी पर्यटकों की संख्या 30 लाख तक पहुंचने का अनुमान है और वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिए जाने से इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और बल मिला। कुंभ मेला आज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रकटीकरण है। यह आधुनिकता के सामने प्राचीन परंपराओं के लचीलेपन का भी प्रमाण है। महाकुंभ 2025 के कई सारे आयाम हैं। जैसे कि अगर हम लोग आर्थिक पहलू को देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए 6,990 करोड़ रुपए के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर स्वच्छता तक 549 परियोजनाएं शुरू की है। इस तुलना में कुंभ मेला वर्ष 2019 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 700 परियोजनाएं थी। राजस्व प्राप्ति की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार इस आयोजन से सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और राज्य की अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा। महाकुंभ मेले में पर्यटन से 30 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक शामिल हुए, जिससे विदेशी मुद्रा आय में उछाल आया है। भक्तों के लिए दैनिक जरूरतों की वस्तुओं से लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। इसमें योगदान देने वाली प्रमुख उत्पाद किराने का सामान है जो लगभग 4,000 करोड़ का, और खाद्य तेल जो है 1,000 करोड़ के, और दुग्ध उत्पाद जो है वो 4,000 करोड़ के थे, और वो सारे जो है इसमें शामिल हैं। प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय की बात करें तो उत्तर प्रदेश द्वारा मेले क्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया गया। महाकुंभ का 4,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर विस्तार है। दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन और फ्लाइट्स का संचालन किया गया था। पुलिस और निगरानी प्रणाली के लगभग 40,000 सुरक्षा बलों की तैनाती थी। लगभग 2300 कैमरों के नेटवर्क द्वारा 24 घंटे निगरानी की जा रही थी। 56 साइबर एक्सपर्ट की एक टीम द्वारा ऑनलाइन खतरों की निगरानी की जा रही थी। प्रयागराज के सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी। 100 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम अंडर वाटर ड्रोन द्वारा निगरानी की जा रही थी। अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए 131.48 करोड़ रुपए आवंटित की गई थी और चेहरे की पहचान तकनीक का भी प्रयोग इसमें किया गया था। तो ये सारे जो है प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय जो है महाकुंभ मेले में किया गया था इसका उपयोग। पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो नदी संरक्षण की बात करें तो गंगा और यमुना नदियों में स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने के लिए 3 अस्थायी सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना की गई। प्रकाश व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया और पुनः प्रयोज्य सामग्रियों को बढ़ावा देना और एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। मेले के स्वच्छता बुनियादी ढांचे में 1.5 लाख से अधिक शौचालय, 25,000 कूड़ेदान, 160 अपशिष्ट प्रबंधन वाहन और 15,000 सफाई कर्मचारी शामिल थे। ये सिर्फ महाकुंभ नहीं था, इसको ग्रीन महाकुंभ भी कहा जाता है और ग्रीन महाकुंभ बनाने के लिए जो है इसमें प्रयास भी किए गए थे। ग्रीन महाकुंभ में प्रकृति, पर्यावरण, जल एवं स्वच्छता पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। इसमें देश के 1,000 से अधिक पर्यावरणविद और जल संरक्षण क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। मानव अपशिष्ट, खासतौर पर मल एवं ग्रे वाटर
जो खाना पकाने, कपड़े धोने और नहाने से निकलने वाला अपशिष्ट जल होता है, उससे निपटने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित तकनीक हाइब्रिड ग्रेनुअल सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया था। हम निष्कर्ष के तौर पर जो है जानते हैं, महाकुंभ 2025 जो है वो आध्यात्मिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और मानवीय संबंधों के सार को मूर्त रूप दिया है। यह पर्व प्रकृति और जीव के तत्व में सामंजस्य स्थापित कर उनमें जीवनदायी शक्तियों को समाविष्ट करता है। प्रकृति ही जीवन एवं मृत्यु का आधार है, ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य अति आवश्यक हो जाता है। कहा भी गया है, एद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए महाकुंभ ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ साथ शरीर यानी कि पिंड के सामंजस्य स्थापित करने के रहस्य का पर्व भी है।